हम इस चैप्टर की फाइनल बात पढ़ रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। यदि टू कर्व्स से बाउंडेड एरिया हमें देखना है तो किस तरह का होता है, पहले हम ये देख लेते हैं और उसे फिर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए यह समझते हैं। तो देखते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स किस तरह से हो सकता है। सपोज हमारा एक कर्व इस तरह का पैराबोला है और स्ट्रेट लाइन कोई पास हो रही है इस तरह से, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स इस तरह से होगा, या इस तरह से एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी हो सकता है, इस तरह से एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी हो सकता है, और इस तरह से भी एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स हो सकता है। और एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, अब आप देखें यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी हो सकता है, यह पूरा एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स है। इन सब में अपने अपने डिफरेंस है थोड़े से। यह पूरा एक्स एक्सिस के अबव है, एरिया जो बाउंडेड है पूरा एक्स एक्सिस के अबव है। यह कुछ एक्स एक्सिस के बिलो है, कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर है। यह भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, यह भी आधा एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ एक्स एक्सिस के बिलो है। लेकिन यहां पर हमें एक बात देखना है, यहां x इज इक्वल टू ए से बी तक कर्व, दोनों कर्व को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इन दोनों कर्व को x इज इक्वल टू ए से बी तक इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो थ्योरी क्या कहती है, सपोज अगर यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी है, यहां पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी है सपोज, और इस केस में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी है रिस्पेक्टिवली। इसकी केस हम बाद में देखेंगे, इसके अलावा एक और केस होती है। पहले इन तीन केस की बात करते हैं जिसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व बनाने के बाद हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करना चाहिए इसे हम। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं। यदि आप सपोज यह कर्व है y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन है एक्स का, यह कर्व है y2, यह भी फंक्शन है एक्स का। y1 is y1 x, that is function of x, y1 y2 is y2 x, that is a function of x। और इस तरह से यह y1 है, इस तरह से यहां पर यह y2 है, यह फंक्शन है x और y के। यह y है फंक्शन, x के फंक्शन है रिस्पेक्टिवली, और यह भी y1 है x का फंक्शन, यह भी y2 x के फंक्शन। तो फंक्शन कोई सा भी हो, यदि आप इंटीग्रेट करते हैं a टू b y1 dx, तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा मैं आपको बताता हूं। आपको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं, a टू b इंटीग्रेट करते हैं, सपोज a टू b y1 x dx, y1 फंक्शन है x का। तो y1, यह रहा आपका ग्राफ y1 है। तो यह जो इंटीग्रेशन है इसी कलर से मैं बना रहा हूं इस वैल्यू को, यह एरिया होगा। ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस के अबोव है, और यहां ए से लेकर बी तक का एरिया, पूरा एरिया होगा इस कलर, जिस कलर से ये मैंने एरिया बनाया वो इस कलर के इंटीग्रेशन से होगा। यदि आप y2 को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए क्या एरिया मिलेगा। y2 को इंटीग्रेट करें तो a टू b y2 dx, जो एरिया होगा वो y2 के बिलो होगा, यह y2 कर्व है, और यह जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा। पूरा एरिया मैं इस तरह से बना रहा हूं, ये एरिया होगा यहां से यहां तक का, ये ग्रीन वाला एरिया, और उसका इंटीग्रेशन ग्रीन से किया है।
यदि आपको यह एरिया चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो केवल इतना है, तो आपको इस एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यानी आपको यहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यह हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a टू b y1 माइनस y2 dx। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह फॉर्मूला हमने इसके लिए बनाया है, यह इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, यही फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो मैं इसे लिख देता हूं सेकंड, थर्ड, फोर्थ केस। फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ केस एरिया वाला फॉर्मूला ये एप्लीकेबल होगा। फोर्थ केस जरूर आपको कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि उसमें आधा एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, आधा अबव एक्स एक्सिस है। उस कुछ एरिया एग्जैक्टली आधा नहीं होगा, कुछ ऊपर नीचे है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल पॉजिटिव वैल्यू यहां पर होगी। अगर आपने y1 को अबव कर्व ले लिया और y2 बिलो वाला कर्व ले लिया, तो y1 माइनस y2 की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको हमेशा, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसके लिए एरिया की। गलती से आपने y1 माइनस y2 के बजाय आपने y2 माइनस y1 कर दिया, तो भी ये एरिया पॉजिटिव मिलेगा। तो एरिया नेगेटिव मिलेगा, एरिया की वैल्यू सेम मिलेगी। तो आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप उसको सिर्फ पॉजिटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव एरिया का, एरिया की वैल्यू सेम रहेगी। आप समझते हैं यहां से y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 से केवल साइन चेंज होगा। लेकिन यह पॉजिटिव अगर एरिया है, आप समझते हैं कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव आता है, बिलो एरिया नेगेटिव आता है, जैसा कि हमने पिछली पेजेस में ये बात डिस्कस करी। तो इसको इस तरह से इंटीग्रेट करने के बजाय यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो दूसरे तरीके से करने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, यानी आपको यह ऊपर वाला एरिया निकालना होगा। इसके लिए आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना होगा, यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करना होगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरह से बहुत सारे लफड़े करना होंगे, जो किसी क्वेश्चन में हमने समझाया हुआ है। इतना सब करने के बजाय एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, एक्स एक्सिस को भूल जाइए, कहां से कट कर रहा है बिल्कुल भूल जाइए, आप y1 माइनस y2 करिए और आंसर निकालिए। चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई सी भी केस हो, यह फॉर्मूला यूज करना है आपको। यह बात आप समझ चुके हैं यहां पर। और यदि आप फर्स्ट केस जो डायग्राम बनाया उसे समझें, उसके लिए आपको यहां से अल्फा से लेकर बीटा तक इंटीग्रेट करना चाहिए अलोंग द वाई एक्सिस। तो उस तरह से आपको यहां पॉइंट मिलेंगे। यदि आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में करेंगे तो आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में करने के लिए पहले यहां तक इंटीग्रेट करना होगा, फिर यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा करने के बजाय, इतना सब कुछ करने के बजाय, केवल आप यहां से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इंटीग्रेट करिए अल्फा टू बीटा। दिस इज द मच बेटर और फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा टू बीटा x1 माइनस x2, यानी यहां कर्व जो है फंक्शन है y के, यानी x1 फंक्शन है y का। उसी तरह से हम लिखते हैं x2 इज x2y, इसका मतलब यह x1 और x2 दोनों y के फंक्शन है। तो x1 माइनस x2 dy होगा, यहां y के फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में कुछ बुक वाले यहां मॉडुलस भी यूज करते हैं, पर मैंने जबकि पहले कहा है कि एरिया की वैल्यू आप निकाल लीजिए, पॉजिटिव बाद में कर दीजिए, नेगेटिव आता है तो। हम इतने तो समझदार है कि नेगेटिव आंसर आएगा तो समझ सकते हैं क्यों आया है। और यदि आपने सही कर्व लिया है, अपर कर्व को पॉजिटिव लिया है, बिलो और नेगेटिव किया है, माइनस y2 किया है लोअर कर्व को, तो आपका एरिया ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, चाहे कोई सी भी केस हो। तो इस केस में आपको यह फॉर्मूला यूज करना होगा। साफ दिख रहा है? इस तरह से ज्यादा इंटीग्रेशन करना ज्यादा आसान रहेगा, और इन तीन केस में इस तरह से इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। यहां ऐसी केस भी हो सकती है जिसे आप समझ सकते हैं कि आधा एरिया वाई एक्सिस के इस साइड भी हो सकता है। फॉर्मूला उस केस में यही रहेगा, और हम इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये बात ए और बी फाइंड करने की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो दो कर्व्स को आप सॉल्व करते हैं यदि, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। तो क्वेश्चन में तो आपको कर्व्स मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी नहीं दिए जाते। आपको ही सबसे पहले कर्व्स को प्लॉट करना है, और कर्व प्लॉट करने के साथ साथ उनको सॉल्व करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी डिटरमाइन करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाते हैं तो ए टू बी इंटीग्रेशन करने में कोई देर नहीं